हेलो एवरीवन। चूँकि आज 8 मार्च है तो आज वुमेंस डे है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा हैप्पी वुमेंस डे। और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ स्टेटस लगाना कि महिला त्याग की मूरत है, महिला बहुत स्ट्रांग है, महिला हमारे बीच है, महिला हमारे बराबर है, सिर्फ स्टेटस लगाने तक हम अपनी भावनाओं या अपने विचारों को सीमित नहीं रखेंगे। हम लोग आज समझेंगे कि कैसे इंडिया ने महिला को लेकर अपने थॉट्स और व्यूज़ समय समय पर बदले हैं, क्या उनके जीवन में स्ट्रगल्स आई हैं, महिला को देवी क्यों जाता था, त्याग की मूर्त क्यों समझा जाता था, शुद्धता और इज्जत या सामाजिक प्रतिष्ठा का एक मुद्दा क्यों समझा जाता है, और इसकी वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, और क्या उनके लिए आगे होना चाहिए, या कैसे हम जेंडर इक्वालिटी या वुमेन सेफ्टी के बारे में आगे बात करेंगे। और इस पे आपको कई वीडियो मिल जाएगा वैसे तो, लेकिन हम लोग थोड़ा लेज़ी वे में समझेंगे। लेज़ी वे इन द सेंस कि हम ऐसे समझेंगे कि कैसे हमारे आसपास के लोग महिला को लेकर क्या अपने स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं, और कैसे हम उसको सामाजिकरण, अर्थात ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसके द्वारा हम अपने लड़कों के अंदर या अपने बच्चियों के अंदर जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या स्टीरियोटाइप्स है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है प्राचीन समय में पुरुष और स्त्रियों को बराबर समझता था। जी हाँ, मैंने एनसीईआरटी जो है भारतीय समाज पढ़ा तो उसको जाना कि कैसे ऋग्वेद के समय पर पुरुष और महिला बराबर थे। जैसे कि उस टाइम पे घोषा और अपाला करके दो महिला विदुषी भी थीं, जिनको इसके मतलब इसमें काफ़ी बढ़ावा मिला था, और उस समय भी ज्ञानी महिलाएं हुआ करती थीं। फिर उपनिषद में थोड़ा समय बीता, उपनिषद आया तो उसमें गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिला ऋषि थीं। अब सोचिए उस टाइम पे, जिस टाइम पे माना जाता था कि कुछ नहीं हो सकता भारत का, उस टाइम पे ऐसा विचारधारा था। फिर कैसे समय के साथ चीज़ें बदली हम ये भी जानेंगे। फिर उसके बाद जो बुद्ध काल मतलब बौद्ध धर्म का जो समय आया, उसमें भी गौतम बुद्ध ने तो कहा ही था कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और हमारे धार्मिक कर्म कांडों या पढ़ाई से रिलेटेड किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है महिलाओं को। उन्होंने तो अपने संघ में भी उनको शामिल किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी सबरीमाला जजमेंट आया तब हिंदू धर्म में महिलाओं को प्रवेश लिया गया, वरना आज से 2017-18 के आसपास से पहले प्रवेश वर्जित था। तो कैसे स्थिति इतनी दयनीय हुई, कैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा और बाल हत्या, बालिका हत्या या शिशु भ्रूण हत्या या विधवा पुनर्विवाह जो नहीं होता था उसको कैसे शुरू किया गया। तो 1200 से 1700 के बीच में बालिका हत्या और ये बाल विवाह जैसी चीज़ें, पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, सती प्रथा जैसी चीज़ें अपने विकराल रूप में आ गईं। और फिर उसके बाद से 1927 में अखिल भारतीय महिला महासभा की स्थापना की गई, जिसके बाद लगभग उससे पहले 100 साल पहले की बात मैं बताऊं आपको कि किस तरीके से राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा का उस समय अंत किया, और फिर उसके बाद 1856 के आसपास विधवा पुनर्विवाह किया विद्यासागर जी ने। तो यहाँ पे कंटेंट तो बहुत है, लेकिन मैं आपको व्यवहारिक तरीके से बताना चाहूँगा कि किस तरह से प्राचीन समय से स्त्रियों को प्रतिष्ठा प्राप्त था। फिर बीच में मिडिवल टाइम में 1200 से 1700 में किस तरह कुरीतियों ने घर किया भारतीय समाज पे। फिर उसके बाद से किस तरह आज़ादी के पहले सामाजिक और धार्मिक सुधार किए गए हमारे राजा राम मोहन रॉय वगैरह द्वारा, और किस तरह से उस टाइम पे जो महिला थी उनका जो पैदा होना अपशकुन माना जाता था, विवाह एक बोझ माना जाता था, और विधवा होना एक कलंक माना जाता था, उस स्टीरियोटाइप को कैसे उन लोगों ने तोड़ा। फिर उसके बाद आज़ादी का समय आ गया है। तो भारत आज़ादी के समय से पहले अगर ब्रिटिश की बात करें
तो ब्रिटिश ने कि जो ये हमारे महिलाओं के प्रति जो हम लोगों ने ये स्टीरियोटाइप्स या ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ये मेथड बना रखा था, उसकी पूरी तरीके से उन्होंने कंडेम किया। मतलब वो एक तरह से इक्वालिटी में बिलीव करते थे। उन्होंने तो यहाँ तक कि जो ये हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम और ये जो पर्दा प्रथा, ये सती प्रथा, जौहर प्रथा और ये जो विधवा पुनर्विवाह ना होना या मोनोगैमी, इन सब चीज़ों को उन्होंने कंडेम किया। और मतलब वो इक्वालिटी के बारे में बात करते थे। कहीं ना कहीं उनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी एक इक्वालिटी की तरफ ही जाता है। और सबसे बड़ा मैं फैक्टर बताऊं आपको कि हमारे आसपास मैंने देखा है, ये तो किताबी बातें हो गई, कि जब एक महिला किसी दूसरे जाति के पुरुष से विवाह या प्रेम करती है तो हमारे समाज में उसको सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ लिया जाता है, या अपने रक्त की शुद्धता, जो ब्राह्मण या क्षत्रिय में जो ज़्यादा ये जो पर्दा प्रथा, ये जौहर प्रथा जो था वो ज़्यादा था उसमें, तो वो अपनी रक्त की शुद्धता पे काफ़ी ध्यान देते हैं। इस वजह से वो अपनी महिलाओं को मारने या उनको किसी तरह के से हटाने के थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं। इसी वजह से महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, दो एग्जाम्पल लेता हूँ। आप स्त्रियों को जो है वीरता या इज्जत या प्रतिष्ठा का मुद्दा मत बनाइए, उनको देवी मत बनाइए, उनको एक महिला ही रहने दीजिए। और कहीं ना कहीं इसमें हमारा ये एक जो सिस्टम है, ये जो सोच माइंड सेट है वो भी मैटर करता है। जैसे कि मान लीजिए दो एग्जांपल लेते हैं, एक ए है एक बी है। ए जो है इंजीनियर है या डॉक्टर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो मतलब वर्किंग हो तो, और बी जो है वो वर्किंग नहीं है। तो ए जैसे हम लोग जानते हैं कि एक एग्जांपल लूँ कि एक घर में कोई लड़का है वो काम करता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि उसको डिस्क्रिमिनेशन करे बैठ के कि तुम यहाँ मत जाओ, तुम छोटे कपड़े मत पहनो, तुम इस तरह ना करो, तुम उस तरह ना करो, मेरी इज्जत जा रही है, तुमसे मेरी इज्जत जुड़ी है। एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को आप इज्जत से नहीं जोड़ सकते। सभी लोग यही जोड़ते हैं कि हाँ आप फिजिकली इंटीमेट ना हो क्योंकि ये हमारी इज्जत की बात है। मेरा मानना है इट्स अ बायोलॉजिकल नीड, वी डिडंट हैव टू कनेक्ट इट टू द सोशल प्रेस्टीज। तो कहीं ना कहीं जो ए है जो जॉब करता है वो अपनी वाइफ को उस तरीके से नहीं ट्रीट करेगा जैसे बी जो बेरोजगार है उसके लिए क्या होगा कि तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसे करो, तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम खाना बनाओ, लड़कियों का काम खाना बनाना है। ये स्टीरियोटाइप उसके अंदर कहीं ना कहीं हमेशा रहेगा। और जो वर्किंग है, जो दुनिया देखता है, उसको कहीं ना कहीं पता रहेगा कि हाँ ज़माना चेंज हो रहा है, पहले वाली बात नहीं रह गई है। अब हमें जो है इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा, चीज़ें इक्वली देखनी होंगी। और देवी लड़कियां नहीं हैं, लड़कियां मतलब एक लड़कियां हैं जो जैसे हम लोग लड़के हैं, हम लोग देवता नहीं हैं। तो उसी तरीके से और हमें जो ये स्टीरियोटाइप जो सोशलाइजेशन की मैंने बात की थी, सामाजिकरण की बात की थी, उसमें क्या था कि कैसे हम लोग जब लड़की पैदा होती है तो उसको गुड़िया देते हैं खेलने के लिए, और जब लड़का पैदा होता है तो हम उसको कार देते हैं। हम लोग उसका मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं जो लड़कियां होती हैं उनको केयरिंग या नर्सिंग जैसा ट्रीटमेंट करते हैं जो सॉफ्ट स्किल होता है। इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं कि टीचर बन जाएं या नर्स बन जाएं। जबकि लड़कों के लिए सारे फील्ड ओपन होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने लड़के या लड़की को पैदा होते ही ऐसे ट्रीट करें जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि लड़कियां कैसी होती हैं और लड़के कैसे होते हैं। वी हैव टू फॉरगेट ऑल द स्टीरियोटाइप्स। देन कहीं ना कहीं हम लोग इस लेवल पे आएंगे। एजुकेशन सिस्टम में हमें लड़का लड़की को बराबर ट्रीट करना होगा, उनको रोल एक्सचेंज करके दिखाना होगा। जैसे कि हम लोग लड़कियों के बारे में या लड़कियों के इम्पोर्टेंस को तब समझ पाएंगे जैसे कोई भी आदमी जब बाहर से कमा के आता है या बाहर का काम करके आता है तो कहता है कि क्या करती हो, बैठे बैठे घर में खाना ही तो बनाना रहता है। तो हमें रोल एक्सचेंज करना चाहिए कि आज मैं बाहर कमाऊंगी और आप जो है घर में खाना बनाएंगे, तो वो आपके इम्पोर्टेंस या आपके काम को तवज्जो दे पाएंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं आज जो 8 मार्च है, तो आज का थीम जो है गिव टू गेन, मतलब हमें लड़कियों को मौका देना होगा ताकि हम आगे गेन कर सकें। क्योंकि भारत एक ऐसी स्थिति में है
जहाँ पे जीडीपी बहुत कम है, हमें ये ट्राई करना होगा कि हमें उनको इक्वल पेमेंट दें ताकि इक्वालिटी आए। मतलब जॉब में भी उनको कहीं ना कहीं हम लोग पेमेंट कम देते हैं पुरुषों की अपेक्षा। और हम ये ट्राई करें कि स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में लड़कियां आएँ, आगे आएँ, उनको ऐसा ट्रीट करें या उनको ऐसी नर्चरिंग दें कि जैसे कि वो भी मैथ में या इंजीनियरिंग में या साइंस में कुछ कर सकती हैं। और हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हमें हाउस होल्ड वर्क को तवज्जो देना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि पॉलिटिक्स में या लीडरशिप क्वालिटी में लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि आप जैसे कि सोचो, फ़ातिमा बीबी लगभग कई सालों बाद इंडिया की सीजीआई बनी। तो उससे पहले जो सीजीआई थे वो सारे मेल डोमिनेंट सोसाइटी वाले थे। तो कहीं ना कहीं जब हम मेल डोमिनेंस रखेंगे और कहीं ना कहीं फीमेल के लिए हमें रूल बनाना होगा तो हम बायस हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो वाली बात नहीं रहेगी जो एक महिला लीडरशिप के तहत किसी के लिए कोई कानून बन सकता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें भी उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि लोकल बॉडीज़ या सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी आरक्षण मिल रहा है उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं 33% आरक्षण मुझे लगता है बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी की बात है। तो हम, ये तो वही वाली बात हुई कि हम आपको अभी भी भीख दे रहे हैं कि आ जाइए, इसमें आ जाइए, उसमें आ जाइए, रिजर्वेशन दे रहे हैं। हमें धीरे धीरे इसको साफ करना होगा और हमें एक ऐसा ट्रीटमेंट देना होगा उनको या अपने आप को कि लगे ही ना कि ये लड़का है और ये लड़की हैं, कुछ अलग होता है। मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। हम कब तक उनको लड़कियों की तरह ट्रीट करेंगे कि हाँ, पिंक कलर उनका होता है, बाकी कलर लड़कों का होता है। तो उनको किसी स्टीरियोटाइप से जोड़ के हमें नहीं देखना चाहिए और उनको सैलरी भी इक्वल देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में आपने, ठीक है, गुड़िया वाला तो आप समझ गए होंगे। तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हमें लड़कों के अंदर या लड़कियों के अंदर सेंसिटिविटी डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी ट्राई करना चाहिए कि स्कूल लेवल पे चीज़ों को लाएं, लॉजिकल थिंकिंग करें, ना कि हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जाएं कि लड़कियां देवी हैं, ये हैं, दुर्गा रूप हैं। ये सब नहीं, हमें उनको एज अ ह्यूमन बीइंग देखना होगा, तभी चीज़ें अच्छी होंगी। थैंक यू वेरी मच।